गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10 के सोशल साइंस में आज जो है चैप्टर नंबर 4 में आज आपका चौथा लेक्चर है। इसके पहले 3 लेक्चर के माध्यम से आपको जो है भूमंडलीकृत के बारे में बताया गया था। विभिन्न देशों के बीच में यात्राएं हुई थी और जो है बीमारियों का प्रसार, व्यापार, संस्कृति का प्रसार, इसके बारे में अध्ययन कराया गया। 18वीं शताब्दी तक चीन और भारत की विश्व में जो है स्थिति के बारे में अध्ययन कराया गया। आज जो है हम इस चैप्टर में विश्व अर्थव्यवस्था का उदय कैसे हुआ इसके बारे में अध्ययन करते हैं। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय, तो जान लीजिए विश्व अर्थव्यवस्था का जो उदय होता है वो 3 कारणों से होता है। यानी आर्थिक विनिमय जो हम करते हैं उसके 3 मुख्य स्तर हैं, 3 कारण हैं। इसमें व्यापार का प्रवाह होना चाहिए, व्यापार लगातार बढ़ता रहना चाहिए। उसके साथ साथ श्रम का भी प्रवाह होना चाहिए, यानी व्यापार तभी बढ़ेगा जब श्रम होगा। मजदूर काम करने वाले मिलेंगे तो व्यापार आपका बढ़ेगा। और ये दोनों कैसे होगा? पूंजी का प्रवाह भी होना चाहिए उसके साथ साथ, यानी पूंजी भी अधिक लगना चाहिए, तो वहां पे अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। सबसे पहले पूंजी का प्रवाह होना चाहिए, उसके बाद श्रम का प्रवाह होना चाहिए, उसके बाद व्यापार का प्रवाह हो। तो आर्थिक विनिमय के प्रवाह हैं। यदि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के तीनों प्रवाहों को एक साथ समन्वित रूप से अध्ययन किया जाए, यानी इन सभी का व्यापार के प्रवाह को, श्रम के प्रवाह को, पूंजी के प्रवाह को अगर हम मिला जुला करके एक में करके अध्ययन करते हैं तो विश्व अर्थव्यवस्था को हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अगर इसका हम अध्ययन नहीं करेंगे कि व्यापार का प्रवाह क्या है, श्रम का प्रवाह क्या है, पूंजी का प्रवाह क्या है, तो विश्व अर्थव्यवस्था को हम नहीं समझ सकते हैं। ऐसा करने के लिए यूरोप के औद्योगिक क्षेत्र में खाद्यान्न उत्पादन और उपभोग बदलते रुझानों पर विचार करना तर्कसंगत होगा। यूरोप महाद्वीप औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में ब्रिटेन की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। 18वीं शताब्दी के अंत तक ब्रिटेन की जनसंख्या में उछाल आया, वृद्धि हुई। इस वृद्धि के कारण शहर और उद्योग फैलने लगे, शहर भी जगह बढ़ने लगे जनसंख्या बढ़ने के कारण, और जनसंख्या जब बढ़ी तो उद्योग भी बढ़ने लगे। परिणाम स्वरूप कृषि भूमि की कमी आने लगी, यानी खेती करने वाले भूमि की कमी आ गई ब्रिटेन। परंतु जनसंख्या वृद्धि के कारण अनाज की मांग भी बढ़ने लगी। जनसंख्या बढ़ रही थी तो पेट भरने के लिए अनाज भी चाहिए, तो अनाज की डिमांड होने लगी वहां पे, और कृषि उत्पादन दिन प्रतिदिन महंगे होते चले गए। कृषि से जो उत्पादन होता था वे महंगे हो गए, डिमांड बढ़ रहा है। देखिए, कोई भी वस्तु का बाजार में डिमांड जब बढ़ता है तो उस वस्तु की कीमत बढ़ती है, और बाजार में जब डिमांड कम होता है तो उस वस्तु की कीमत घटती है। दूसरी ओर बड़े भूस्वामियों ने दबाव डालकर सरकार से मक्के का आयात भी बंद करवा दिया था। मक्का मंगा रही थी, मक्का को भी बंद कर दिया गया। जिस कानून के आधार पर मक्के के आयात को बंद कराया गया था उस कानून को कॉमन लॉ के नाम से जानते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में पूछता है कि कॉमन लॉ क्या है, तो ब्रिटेन में जिस कानून के आधार पे मक्के की आयात को बंद करा दिया गया था उसे कॉमन लॉ के नाम से जाना जाता है। परीक्षाओं में कई बार पूछा है कॉमन लॉ क्या है, इसको आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। इस कॉमन लॉ ने देश की स्थिति को और भी बदतर बना दिया। ऐसे कानून ने देश की स्थिति को और भी बुरा बना दिया, क्योंकि मक्का तो आ रहा था वो भी बंद हो गया। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान होकर के
उद्योगपतियों और जनसाधारण ने सरकार के इस कानून को समाप्त करने के लिए विवश कर दिया। सरकार विवश हो गई, लोग खड़े हो गए कि इस कानून को समाप्त करिए। कानून ला के समाप्त होने के बाद कम कीमतों पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। जैसे ही ये कानून खत्म किया गया कानून, वैसे ही बहुत कम कीमतों पर वस्तुओं का, खाद्य पदार्थों का आयात ब्रिटेन में होने लगा। आयात किए गए खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों की कीमत से कम थी। जो वस्तु मंगाए जाते थे उनकी कीमत कम थी। इससे ब्रिटेन में जो पैदा किए जाते थे वस्तु उत्पादन उससे कम थी जो मंगाया जाता था वो वस्तु। परिणाम स्वरूप ब्रिटेन के किसानों की स्थिति बिगड़ने लगी, क्योंकि वे आयात होने वाले माल की कीमत का मुकाबला ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो सस्ते में आ रहा है और हम महंगे में उगा रहे हैं, तो उनका हम कंपटीशन कैसे करेंगे उनके साथ। इस स्थिति में ब्रिटेन के भूभागों पर खेती बंद हो गई और हजारों लोग क्या हो गए, बेघर हो गए। और फिर खेती के लिए केवल जमीन को साफ कर देना ही पर्याप्त नहीं था कि हम जो है वनों को काट दें, वन को काट करके खाली खेती काट देने से या भूमि को साफ कर देने से खेती होने लगेगी अच्छी। ऐसा कुछ नहीं था। खेतिहर प्रदेशों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे की भी आवश्यकता थी। वहाँ रेलवे लाइन बिछाना जरूरी था। माल की ढुलाई के लिए गोदाम बनाना और पुरानी गोदामों का विस्तार भी करना भी आवश्यक था। नई जमीनों पर खेती करने के लिए यह भी आवश्यक था कि अन्य प्रदेशों के लोग वहां आकर के बसें, ऐसा भी जरूरी था। इसके लिए घर बनाना और नई बस्तियां बसाना भी आवश्यक था। यानी बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना था। ऐसा मानना है कि लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य का सपना अपनी आंखों में लिए बाहर से देशों में, सुदूर देशों में जाकर के बस गए कि वहां हमारा भविष्य सुरक्षित है, बेहतर है, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। 1890 ईस्वी तक वैश्विक कृषि व्यवस्था का उद्गम कैसे हुआ, उदय कैसे हुआ, 1990 तक विश्व में कृषि व्यवस्था का उदय कैसे हुआ, इसका कारण क्या है, बदलाव क्या है। तो 1990 तक विश्व की कृषि व्यवस्था सामने आ चुकी थी। इस घटनाक्रम के साथ साथ श्रम विस्थापन रुझानों, पूंजी प्रवाह, पारिस्थितिकी और तकनीकी में पर्याप्त परिवर्तन आ चुके थे। टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आ चुके थे। आधुनिक यंत्रों का, कृषि यंत्रों का जो है उपयोग होने लगा था। इसलिए बहुत ज्यादा चेंजिंग हो गए खेती में, कृषि में। भोजन अथवा खाद्य पदार्थ निकटतम गांव कस्बे से नहीं वरन हजारों मील दूर से आने लगे। यह विश्व अर्थव्यवस्था के विस्थापन का एक प्रमुख उदाहरण है। विश्व अर्थव्यवस्था का विस्तार, क्योंकि हम बहुत दूर से मंगा रहे हैं अपने खाद्य पदार्थों को। अब अपने खेतों में स्वयं काम करने वाले किसान ही खाद्य पदार्थों का उत्पादन नहीं कर रहे थे, वरन इस काम को वे हाल ही में वहां आए औद्योगिक श्रमिकों द्वारा कराने लगे। जो औद्योगिक श्रमिक आए थे उनसे काम कराने लगे। अब तरीके बदल गए, खेती करने के क्या हुए, तरीके बदल गए। औद्योगिक मजदूर करने लगे थे काम, जो संभवतः हाल ही में वहां आए थे। खाद्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए रेलवे नेटवर्क से एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ा गया। तमाम सड़कें बनाई गई। पानी के जहाजों का भी प्रयोग किया जाने लगा। इन जहाजों पर दक्षिण यूरोप, एशिया और अफ्रीका के श्रमिक बहुत कम वेतन पर काम करने के लिए आने लगे। इस प्रकार उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन के स्वरूप में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ। पहले क्या था, अब क्या हो गया। ब्रिटेन में हुए परिवर्तन की प्रक्रिया को देखते हुए यह भी स्पष्ट हो जाता है कि विश्व अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इस सदी में कितनी तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे थे। यह वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण की प्रक्रिया का एक उदाहरण हो सकता है या है कि ब्रिटेन में खेती के क्षेत्र में इतने अधिक परिवर्तन हो गए। पहले क्या था, अब क्या, 18वीं शताब्दी तक क्या था और 19वीं शताब्दी में कैसा परिवर्तन हो गया। तो आज के इस
क्लास में, बस इतना ही। अगले क्लास में और चीजें आपको बताई जाएंगी। थैंक यू।